हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने कैग डीपीसी एक्ट 1971 के बारे में चर्चा कर रहे थे, राइट। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने सेक्शन नंबर 10 तक डिस्कस किया था, और सेक्शन नंबर 10 के अंदर दोस्तों क्या बोला था आपको, कैग टू कंपाइल द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट। कैग को दोस्तों क्या काम दिया हुआ है, और यूनियन और स्टेट की क्या है दोस्तों, वो कंपाइल करे सारे अकाउंट्स को, ठीक है। जो उसको दोस्तों सब्सिडरी अकाउंट्स, जो इनिशियल अकाउंट्स मिलते हैं, उन सबको क्या है दोस्तों कंपाइल करने का काम, और उनको कीपिंग करने का काम भी क्या है, कैग को दिया गया है। फॉर कीपिंग सच अकाउंट्स रेफर टू इनक्लूसिव, ठीक है। इसके बाद दोस्तों प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनको क्या है, ये काम करने से क्या है, रिलीव भी कर सकता है। इस रेस्पॉन्सिबिलिटी से दोस्तों कैग को क्या है, रिलीव भी किया जा सकता है, राइट। लेकिन वो प्रेसिडेंट और गवर्नर क्या है, कंसल्ट किससे करेंगे, कैग से करेंगे, ठीक है। और दोस्तों गवर्नर जो है पहले प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेगा, फिर दोस्तों गवर्नर क्या है, सीएजी से कंसल्ट करके क्या है, उसको इस रेस्पॉन्सिबिलिटी से क्या है दोस्तों मुक्त किया जा सकता है। यस और नो। तो आगे चलिए दोस्तों, अपने 11 नंबर से पढ़ते हैं आज। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कैग टू प्रिपेयर एंड सबमिट अकाउंट्स टू द प्रेसिडेंट, गवर्नर्स ऑफ स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज। कैग का क्या काम है दोस्तों, प्रिपेयर करना और सबमिट करना अकाउंट्स को, किसको, प्रेसिडेंट को, गवर्नर्स ऑफ स्टेट को, एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी यूनियन टेरेटरी जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। दोबारा देखिए दोस्तों, कैग प्रिपेयर करेगा, सबमिट करेगा अकाउंट्स प्रेसिडेंट को, गवर्नर को और एडमिनिस्ट्रेटर को, राइट। द कैग शैल फ्रॉम द अकाउंट्स कंपाइल्ड बाय हिम, ठीक है। दोस्तों 10 नंबर में क्या बोला, क्या करता है, अकाउंट को कंपाइल करता है। प्रिपेयर इन ईच ईयर अकाउंट्स शोइंग अंडर द रेस्पेक्टिव हेड टू द एनुअल रिसिप्ट्स एंड डिस्बर्समेंट, ठीक है। प्रिपेयर करता है दोस्तों हर एक साल का अकाउंट्स, जो डिफरेंट हेड्स के अंदर रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के अंदर दिखता है, ठीक है। कैग शैल सबमिट दोज अकाउंट। दोस्तों ये जो उसने अकाउंट प्रिपेयर कराया है कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, इसी को तो अकाउंटिंग बोलेंगे, ठीक है। कैग क्या करेगा दोस्तों, अकाउंट्स को कंपाइल करेगा और सारे जितने भी जगह से अकाउंट्स आया उसको रेस्पेक्टिव हेड्स में डाल दिया कि कितना रिसिप्ट्स है, कितना एक्सपेंडिचर्स है, कितना डिसबर्समेंट्स है, राइट। कैग शैल सबमिट दोज अकाउंट। तो दोस्तों ये अकाउंट क्या है, क्या करेगा, सबमिट करेगा प्रेसिडेंट को, गवर्नर को या एडमिनिस्ट्रेटर को, राइट। प्रोवाइडेड दैट प्रेसिडेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द कैग बाय ऑर्डर रिलीव हिम फ्रॉम द अबव रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिपेयर एंड सबमिशन ऑफ अकाउंट, ठीक है। इसके अंदर भी दोस्तों सेम बात बोल दी जैसे 10 में बोली थी कि भैया प्रेसिडेंट जो है सीएजी से कंसल्ट करके इस रेस्पॉन्सिबिलिटी से उसको मुक्त कर सकता है। आगे बोल दिया दोस्तों, गवर्नर जो है प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेके कंसल्ट करके सीएजी से ऑर्डर निकाल के क्या है, इस चीज़ से क्या है, इस रेस्पॉन्सिबिलिटी से सीएजी को मुक्त कर सकता है। यस और नो। 11 नंबर समझ में आया दोस्तों, 10 नंबर समझ में आया था, 11 नंबर भी समझ में आया। आगे चलिए दोस्तों, अब दोस्तों पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है ये, ठीक है। कोई फैक्चुअल बातें जो आएगी मैं आपको बता दूंगा जहाँ से कि एमसीक्यू उठेंगे, और वैसे भी दोस्तों इसके एमसीक्यू भी अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज दोस्तों कोशिश करेंगे इस पूरे चैप्टर को अपने निपटा दें, राइट। तो चलिए दोस्तों आगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कैग टू गिव इंफॉर्मेशन एंड रेंडर असिस्टेंस टू द यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। तो दोस्तों कैग का क्या काम है, इन्फॉर्मेशन देना और रेंडर करना असिस्टेंस, मतलब सहायता प्रदान करना। असिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सहायता, किसको, टू द यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है, यूनियन को, संघ को और दोस्तों राज्य को, राइट। द कैग शैल रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलेशन और कीपिंग ऑफ अकाउंट्स। कैग क्या है दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल है कंपाइल करना अकाउंट्स को और कीप करना अकाउंट्स को, ठीक है। कंपाइलेशन और कीपिंग ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ, जो भी 10 और 11 के अंदर बताया था, ठीक है। 10 के अंदर दोस्तों अपनों ने पढ़ा, सेक्शन नंबर 10 के अंदर कंपाइल करता है और उनको रखता है। विच इनेबल कैग टू गिव द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूटी सच इन्फॉर्मेशन एज दे रिक्वायर फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। दोस्तों ऐसा करके क्या करता है, वो कंपाइल करके और अकाउंट्स को जब रखता है कैग, तो इसलिए दोस्तों वो क्या हो जाता है, विच इनेबल कैग, वो दोस्तों कैग से क्या काम करवाता है, टू गिव द यूनियन गवर्नमेंट। तो वो दोस्तों क्या है, कैग इस इन्फॉर्मेशन से यूनियन गवर्नमेंट की, स्टेट की, यूटी की, इस इन्फॉर्मेशन से दोस्तों क्या है, उनको प्रदान कर सकता है। सच इन्फॉर्मेशन एज दे रिक्वायर फ्रॉम टाइम टू टाइम, इनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कैग से मांग सकते हैं। रेंडर सच असिस्टेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ देयर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज दे में रीजनेबली आस्क फॉर, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, बजट हुआ। जब बजट हुआ तो दोस्तों उनको क्या है, फाइनली कंपाइल्ड अकाउंट्स चाहिए, तो वो क्या है, इन अकाउंट्स को मांग सकते हैं कि उनको पता रहे कि भैया प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर उन्होंने कितना पैसा लिया था, कितना पैसा हमें कितना खर्चा कर दिया। तो प्रॉपर दोस्तों अकाउंट्स होंगे तो क्या है, हम उससे बेहतर हमारी समझ निकाल सकते हैं और वो एक बेहतर बजट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों लोग जो क्या है, इससे कैग से क्या है, वो उसकी अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट है पूरी मांग लेते हैं।
राइट। और वैसे भी दोस्तों इनको सबमिट तो करनी ही है, ये अकाउंट तो सबमिट तो करता ही है प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, राइट। आगे देखिए दोस्तों, जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट। ऑडिट से रिलेटेड दोस्तों कुछ जनरल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। 13 नंबर में देखिए, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ कैग की क्या ड्यूटी है दोस्तों, टू ऑडिट ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एकदम ईजी बात है दोस्तों, जो बजट में अलॉट हुआ है पैसा, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकलेगा, उसकी ऑडिट करने का काम किसका है, सीएजी का। एंड ऑफ द ईच स्टेट, एंड ऑफ द ईच यूनियन टेरेटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो जो दोस्तों एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से है, स्टेट के और दोस्तों यूटी के जितना भी पैसा खर्च हो रहा है उसके बारे में उसकी ऑडिट करना। एंड टू असर्टेन, क्या सुनिश्चित करना, वेदर द मनी शोन इन द अकाउंट्स एज हैविंग बीन डिस्बर्स्ड वर लीगली अवेलेबल फॉर। तो दोस्तों जितना भी अकाउंट्स के अंदर पैसा शो किया गया है वो क्या लीगली अवेलेबल होना चाहिए। एंड एप्लीकेबल टू द सर्विस और पर्पज़ टू विच दे हैव बीन अप्लाइड और चार्ज। और दोस्तों वो पैसा वहीं पे खर्च होना चाहिए जिस पर्पज़ के लिए, जिस सर्विस के लिए उसको चार्ज ऑफ होना था, राइट। एंड वेदर द एक्सपेंडिचर कन्फर्म टू द अथॉरिटी विच गवर्न्स इट। और दोस्तों जो एक्सपेंडिचर हुआ है, जैसे दोस्तों अपने रेगुलरिटी ऑडिट, प्रोप्राइटी ऑडिट के अंदर देखते हैं कि रेगुलरिटी के ऑडिट के अंदर सारे नियम कानून लागू होने चाहिए, वैसे ही दोस्तों जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो कन्फर्म टू का मतलब उसको पालना करनी होनी चाहिए जिस अथॉरिटी के तहत वो पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है, समझ में आई दोस्तों। सिंपल बातें हैं दोस्तों, जनरल थ्योरेटिकल बातें हैं जो अपनों ने एफआर में, ईगा के अंदर ये चीज़ें जो पढ़ी थी, राइट, वो वापस रिपीट हो रही है, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिए दोस्तों, बी नंबर है। अब कैग की और क्या ड्यूटी है, टू ऑडिट ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स रिलेटिंग टू द कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स। ठीक है, ये भी दोस्तों कैग की ड्यूटी है। क्या है, ऑडिट करना ट्रांजैक्शंस का, किसकी, यूनियन की, स्टेट्स की, रिलेटिंग टू द कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। ठीक है, पहले बोलती है दोस्तों कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ए के अंदर, अब बोल दिया कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। ठीक है, सी नंबर में देखिए, टू ऑडिट ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, profit and loss account, balance sheet and other subsidiary accounts kept in any department of union or state, and in each case to report on the expenditure transaction or accounts so audited by him। ठीक है, तो ये भी बोल दिया दोस्तों, कोई भी कॉरपोरेशन हुई जो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड होती है गवर्नमेंट के पैसे से, उनके ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, ये सब चीज़ों को देखना और उस पर एक रिपोर्ट तैयार करनी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बॉडीज़, ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बॉडीज और अथॉरिटीज सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम द यूनियन और स्टेट रेवेन्यूज़। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर आपके 1 या 2 MCQ इस 14 नंबर सेक्शन के अंदर बनेंगे। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है दोस्तों, मेन है ऑडिट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बॉडीज़। ऑडिट करनी है किसकी, रिसिप्ट की, कितना पैसा आया, कितनी प्राप्तियाँ हैं, और दोस्तों खर्चे हैं किनका, ऑफ बॉडीज़ और अथॉरिटीज़। कौन कौन सी बॉडी, कौन कौन सी अथॉरिटी जो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड फ्रॉम द यूनियन और स्टेट रेवेन्यू, जिनको दोस्तों सरकारी पैसा जिसके अंदर लगा है। ठीक है, ऐसी अथॉरिटी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी बॉडीज़, ऐसी फॉर्मेशंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे दोस्तों क्या स्टेट का या कोई यूनियन का पैसा जो लगा हो, उनकी ऑडिट करना रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर की। समझ में आई दोस्तों बातें। देखिए 14 के 1 में क्या लिखा है, वेयर एनीबडी और अथॉरिटी सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय ग्रांट्स और लोन्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और ऑफ एनी स्टेट और यूटी, द कैग ऑडिट और रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ दैट बॉडी और अथॉरिटी। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों कैग क्या है, ऑथोराइज है उन ऑर्गेनाइजेशंस की ऑडिट करने के लिए, उनके रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के लिए, राइट। अब दोस्तों इसका एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल से क्या है, इसके एक्सप्लेनेशन से क्या है, एक क्वेश्चन जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो आपका MCQ बनेगा। आगे चलिए फ्रेंड्स, अब दोस्तों पूरे चैप्टर के अंदर अपने पढ़ रहे थे कि सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड मतलब कि बहुत सारा हिस्सा जो है गवर्नमेंट का पैसा लगा होना चाहिए। तो दोस्तों उसकी एक्चुअल डेफिनेशन के अंदर क्या क्या फैक्ट हैं कि सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड किसको माना जाएगा, वो पूरा इस एक्सप्लेनेशन के अंदर बताया गया है। ठीक है, वेयर द ग्रांट और लोन टू ए बॉडी और अथॉरिटी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और एनी स्टेट और यूटी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली इन ए फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, वेयर द ग्रांट और लोन टू ए बॉडी और अथॉरिटी इन ए फाइनेंशियल ईयर इज़ नॉट लेस देन ₹25 लाख। ठीक है, तो जो लोन है, जो ग्रांट है वो कम से कम 25 लाख होनी चाहिए। ठीक है, ये इसके अंदर बोल दिया 25 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। लेस देन और इक्वल टू नहीं बोला दोस्तों, ग्रेटर देन 25 लाख बोला है। ठीक है, या नॉट लेस देन द अमाउंट ऑफ ग्रांट और लोन इज नॉट लेस देन 75% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दैट बॉडी और अथॉरिटी। दूसरा बोल दिया दोस्तों, जो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिस प्रोजेक्ट में खर्चा लगना था उसका 75% फाइनेंस जो है गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है, सच बॉडी अथॉरिटी शैल बी डीम्ड टू बी सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय सच ग्रांट्स और लोन्स। ठीक है, तो इसको दोस्तों क्या सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बोला जाएगा।
यस और नो। तो दो कंडीशन दोस्तों इसमें होती है, लोन या जो ग्रांट है कम से कम दोस्तों 25 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, नॉट लेस देन 25 लाख, और दोस्तों टोटल खर्चे का 75% जो है कम से कम जो है उस ग्रांट या लोन से पूरा होना चाहिए। तो उस केस के अंदर क्या है दोस्तों, वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो अथॉरिटी, वो बॉडी क्या है, सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड मानी जाएगी। और दोस्तों उसके ऑडिट का काम किसका है, मेरे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल साहब का। ठीक है, एक ये बोल दिया। अब दोस्तों ये सवाल क्या है, एमसीक्यू के रूप में बनेगा। अब दोस्तों 14 के 2 के अंदर भी क्या है, एक और फैक्ट दिया गया है, वो भी क्या है आपका एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग, मतलब ऊपर जो भी लिखा हो, कैग विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, क्या करेगा दोस्तों, इनका प्रीवियस अप्रूवल ले लेगा। ऑडिट ऑल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एनी बॉडी अथॉरिटी वेयर द ग्रांट और लोन टू ए सच बॉडी अथॉरिटी इन ए फाइनेंशियल ईयर इज नॉट लेस देन 1 करोड़। ठीक है, अब इसके अंदर बोल दिया दोस्तों दो कंडीशन, 25 लाख और 75%। अब दोस्तों बोल दिया कि अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो कैग क्या है दोस्तों, 1 करोड़ से खर्चा अगर ज़्यादा है तो कैग क्या है दोस्तों, उसकी ऑडिट करेगा ही करेगा। ठीक है, 75%, 25 लाख वाला खेल खत्म हो गया यहाँ पे। 1 करोड़ से ज़्यादा है तो कैग क्या है, क्या करेगा दोस्तों, इनकी अप्रूवल लेगा पहले। कैग क्या है दोस्तों, इनकी अप्रूवल लेके क्या है उसके ऑडिट कर सकता है रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर की। ठीक है, 1 करोड़ से ऊपर सैंक्शन लेना है राष्ट्रपति से, गवर्नर से या एडमिनिस्ट्रेटर से। राइट, 14 के 3 में देखिए दोस्तों, वेयर द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एनी बॉडी फुलफिल करे कंडीशंस ऑफ सब सेक्शन 1 एंड 2 ऑडिटेड बाय कैग इन ए फाइनेंशियल ईयर, तो कैग अगले 2 साल और ऑडिट करेगा, भले फिर 1 या 2 वाली कंडीशन पूरी ना हो। अब इसके अंदर दोस्तों क्या बोल दिया, वेयर द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एनी बॉडी फुलफिल कंडीशंस 1 एंड 2। ठीक है, अगर दोस्तों कोई भी बॉडी या कोई भी अथॉरिटी है उसने एक बार ऑडिट करवा ली, ठीक है, और वो दोनों कंडीशंस जो क्या है 1 या 2 वाली फॉलो कर रहा है कि उसका खर्चा 1 करोड़ से ज़्यादा है, उसका दोस्तों लोन 25 लाख से ज़्यादा हो गया, उसका खर्चा 75% से ज़्यादा है दोस्तों, मतलब 75% कम से कम फाइनेंस हो रहा है, तो एक बार दोस्तों ऐसी चीज़ें आ गई तो उस ऑर्गेनाइजेशन की कह गया है आने वाले 2 साल तक कंटिन्यूस और ऑडिट करेगा। फिर उसको दोस्तों क्या है, भले ही नेक्स्ट 2 साल के अंदर ये कंडीशन पूरी ना होती हो, अगर एक बार पूरी हो ली तो मतलब टोटल 3 साल ऑडिट हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो ये फैक्ट भी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे पूछेगा सवाल कि अगर एज पर द सेक्शन 14(1) एंड 14(2) of the CAG DPC Act, if any organization is available for audit, if the expenditure of that organization is greater than 25 lakh and the total expenditure and the 75% of the total expenditure is financed from the government and the as well as the overall expenditure is more than 1 crore, then how many years the CAG will audit the continuous audit whether condition 1 and 2 fulfill or not। ठीक है, ऐसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया अगर 14 के 1 और 14 के 2 के हिसाब से अगर कोई कंपनी क्या है दोनों कंडीशंस पूरी कर रही है, ठीक है, और वो उसका ऑडिट कैग कर रहा है, ठीक है, आने वाले सालों में कितने साल तक कैग और ऑडिट कर सकता है भले ही इन दोनों की कंडीशन ये दोनों पूरी ना होती हो, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 साल आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई दोस्तों बातें, आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ यूनियन और ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये भी दोस्तों सिंपल बातें हैं कि यूनियन का जितने भी रिसिप्ट है, स्टेट का जितना भी रिसिप्ट है, उसकी ऑडिट करने का काम। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कैग टू ऑडिट और रिसिप्ट्स विच आर पेबल इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और ऑफ एनी स्टेट यूटी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली एंड टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द रूल्स एंड प्रोसीजर इन दैट बिहाफ आर डिजाइन टू सिक्योर एन इफेक्टिव चेक ऑन द असेसमेंट, कलेक्शन एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू एंड आर बीइंग ड्यूली ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो सिंपल सी बातें हैं दोस्तों, जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर पैसा आ रहा है, रिसिप्ट्स हो रही हैं, उसके ऊपर दोस्तों क्या पूरे रूल्स रेगुलेशंस जो क्या है वो सारे लागू हो रहे हैं। ठीक है, इन दैट भी हाव आर डिज़ाइंड, और दोस्तों रूल्स और रेगुलेशंस ऐसे बने हुए, ऐसे प्रोसीजर बने हुए हैं, वो सिक्योर करते हैं एन इफेक्टिव चेक ऑन द असेसमेंट, कलेक्शन एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, जहाँ पे जिस हेड के अंदर रेवेन्यू को जाना था प्रॉपर एलोकेशन उसका हो रहा है। ठीक है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक, इसके अंदर दोस्तों क्या कर सकता है, पावर्स ऑफ कैग इन कनेक्शन विद ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब दोस्तों पावर दे दी कैग की कि भैया अकाउंट्स की ऑडिट कैसे करेगा वो, तो दोस्तों सिंपल घुमा फिरा के सेम बातें दे दी गई है। देखिए 18 के 1 के ए में क्या दिया, टू इंस्पेक्ट एनी ऑफिस अंडर कंट्रोल ऑफ यूनियन और स्टेट इंक्लूडिंग ट्रेजरीज एंड सच ऑफिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग ऑफ इनिशियल और सब्सिडरी अकाउंट्स। ठीक है, सिंपल बात बोल दी। कैग की पावर क्या है दोस्तों, ऑडिट करने के लिए अकाउंट्स की, कि भाई वो किसी भी ऑफिस को इंस्पेक्ट कर सकता है जो यूनियन या स्टेट के कंट्रोल में हो। ठीक है, और दोस्तों ट्रेजरीज की भी ऑडिट कर सकता है,
ठीक है, या दोस्तों उन ऑफिसेस की जो उसके इनिशियल या सब्सिडरी अकाउंट्स बनाते हैं, जो कैग को इनिशियल और सब्सिडरी अकाउंट्स भेजते हैं। ठीक है, उनको दोस्तों कैग क्या है, इनिशियल और सब्सिडरी अकाउंट्स बने, कैग के पास गए, कैग दोस्तों क्या करता है, इनको कंपाइल करता है और इनको रखने का काम करता है, कीपिंग करने का काम। ठीक है, और दोस्तों इसकी रिपोर्ट तैयार करके क्या है, प्रेसिडेंट गवर्नर यूटी को भेजता है। ठीक है, किसी ऑफिस या डिपार्टमेंट का ऑफिसर इंचार्ज सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे जो इंस्पेक्शन के लिए ज़रूरी हो। ठीक है, तो इजी सी बात है दोस्तों, ऑडिट करने जाएगा तो भैया उसको सारे डॉक्यूमेंट्स तो देने ही पड़ेंगे। तो प्रॉपर फैसिलिटी हैव टू बी प्रोवाइडेड टू द कैग वाइल डूइंग ऑडिट फॉर अ पर्टिकुलर ऑफिस और अ डिपार्टमेंट। ठीक है, समझ में आई दोस्तों बातें, आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सेक्शन नंबर 19 दिया है ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉरपोरेशंस। ठीक है, द ड्यूटी गवर्नमेंट की कंपनी है दोस्तों, कोई कॉरपोरेशन जो है उनके ऑडिट की बात करता है। द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कैग इन रिलेशन टू द ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी शैल बी परफॉर्म्ड एंड एक्सरसाइज्ड बाय हिम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट करनी है तो उसको क्या है, वो कैसे करी जाएगी, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, 2013 की कंपनी एक्ट के हिसाब से करी जाएगी। गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर दोस्तों पब्लिक इंटरेस्ट में नेसेसरी हो तो किसी कॉरपोरेशन की ऑडिट करने के लिए कैग से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर को ऐसा लगता है कि भैया किसी कॉरपोरेशन की क्या ऑडिट करनी ज़रूरी है तो कैग से रिक्वेस्ट कर देंगे। गवर्नमेंट कंपनी या कॉरपोरेशन की दोस्तों ऑडिट रिपोर्ट जो होती है, कैग जो है गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। ठीक है, ठीक है, और दोस्तों रिपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपी है वो ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर चली जाएगी। और दोस्तों रिपोर्ट जो स्टेट गवर्नमेंट को सौंपी है किसी के भी अकाउंटिंग की ऑडिट की, वो दोस्तों लेजिस्लेचर उनकी विधानसभा के अंदर चली जाएगी। ठीक है, सिंपल बातें हैं दोस्तों। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्टेन अथॉरिटीज़ और बॉडी, सेक्शन 19 के अलावा दोस्तों कुछ अलग कंपनीज, कोई बॉडी, कोई अथॉरिटीज़ अगर बची है तो किसी प्रकार की दोस्तों अकाउंट्स, सेक्शन 19 के अलावा बॉडी के अकाउंट्स की ऑडिट अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर कैग से रिक्वेस्ट करे तो कैग ऑडिट कर सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर यही बोल दिया दोस्तों, कैग मान लो ऑथराइज नहीं है उनके ऑडिट करने के लिए। ठीक है, इनके अलावा कोई कंपनी बची है, कैग उसकी ऑडिट नहीं करता। लेकिन दोस्तों प्रेसिडेंट गवर्नर जो है कैग से अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो वो क्या है, उनकी ऑडिट करवा सकते हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर कंपनी की, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की। यस और नो, सिंपल बातें थी दोस्तों, आगे चलिए। ये दोस्तों चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा इसके साथ ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 पे, जो कि है दोस्तों मिसलेनियस टाइप का, डेलीगेशन ऑफ पावर ऑफ कैग। इसके अंदर बोल दिया दोस्तों कैग जो है अपनी पावर को डेलीगेट भी कर सकते हैं। 21 देखिए दोस्तों, एनी पावर एक्सरसाइजेबल बाय द कैग अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, कैग दोस्तों जो भी एक्सरसाइज करता है इस एक्ट के जरिए, जो भी पावर एनी अदर लॉ में बी एक्सरसाइज बाय सच ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट एज में बी ऑथराइज बाय द कैग इन दिस बिहाफ बाय जनरल ऑर्डर और स्पेशल ऑर्डर। तो ये बोल रहा है दोस्तों कैग जो है पावर डेलीगेट कर सकता है। ठीक है, कोई भी दोस्तों जनरल या स्पेशल ऑर्डर निकाल के उसके द्वारा दोस्तों उसी के डिपार्टमेंट का कोई भी बंदा दोस्तों कैग जो है उसको ऑथराइज कर देगा। ठीक है, फिर दोस्तों क्या है, वो पावर को डेलीगेट कर दिया और कैग के बिहाफ पे क्या है वो बंदा काम कर सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, इसके अंदर दोस्तों शर्त है, प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द कैग ऑन लीव नो ऑफिसर शैल बी ऑथराइज टू सबमिट एनी रिपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कैग, जो रिपोर्ट कैग को प्रेसिडेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को भेजनी थी। ठीक है, अब इसके अंदर बोल दिया दोस्तों अगर कैग छुट्टी पे है। ठीक है, पहले तो बोल दिया कि कैग ऑथराइज कर सकता है उसको और उसके बिहाफ पे क्या है वो बंदा काम करेगा। लेकिन दोस्तों कैग अगर छुट्टी पे है तो क्या है, कैग के बिहाफ पे वो क्या है, ऑडिट की जो रिपोर्ट है दोस्तों जो प्रेसिडेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर को सौंपी जानी थी, वो ये बंदा क्या है दोस्तों वो नहीं सौंप सकता। मान लो ये दोस्तों इतना भरोसेमंद नहीं है, ठीक है, उसको मतलब पावर डेलीगेट नहीं होगी लीव उसकी ऑडिट रिपोर्ट की, ताकि दोस्तों उसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों क्या है, अगर छुट्टी पे होगा तो वो क्या है पावर उसकी काम नहीं करेगी। और पावर भी कौन सी दोस्तों, जो ऑडिट रिपोर्ट सौंपनी थी वो वाली। ठीक है, वो बंदा नहीं भेज सकता जिसको पावर डेलीगेट करके गया है। यस और नो, आगे चलिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों पावर टू मेक रूल्स। ठीक है, तो दोस्तों ये पावर टू मेक रूल्स जो हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों इस पूरा चैप्टर को कंप्लीट करके अपने इसके साथ साथ MCQs भी डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली क्या है, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अपने कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो दोस्तों यहीं रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, कॉमेंट जरूर से करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।